प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके पेपर कोड नंबर 804 की, जिसका विषय है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। इससे पहले हमने जो है 801 का विषय जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। 802 का विषय जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है और 803 का जो विषय है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम 804 का जो विषय है इसको हम देखने वाले हैं। याद रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनमें से आपस में ही घुमाए जाते हैं, यानी कि 801 का क्वेश्चन 802 में पूछा जा सकता है, 802 का क्वेश्चन 803 में पूछा जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 801 या 802 का क्वेश्चन जो है 803 में आ जाएगा, या फिर तीनों में से कोई एक क्वेश्चन उठा के 804 में भी दे देगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पेपर्स जो होते हैं 804 हो या 805 हो, इस तरह से जो आपके पेपर्स होते हैं सीरीज वाइज चलते हैं, इनमें जो है इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जब भी तैयारी करनी है तो बेहतरीन तरीके से करनी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, छूट ना पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले ही बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ही हम जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ बोलते हैं, बिल्कुल तुरंत बोल दिया, अ ई उ और री, ये चार ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। कभी कभी पूछेगा ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा के दिया जाता है, ह्रस्व स्वर ना पूछ करके दीर्घ स्वर पूछा जाएगा। दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के जो स्वर हम बोलते हैं इन्हें सभी से दुगना समय लगता है। जैसे कि हम बोलें, जिनको दीर्घ भी बोलते हैं हम, तो यहाँ पर जो है जैसे आ बोले, देखो अ बोलो और आ बोलो, तो दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि दुगना समय लग रहा है। जैसे आप छोटी ई बोलो और बड़ी ई बोलो, और जैसे कि आप छोटा ऊ बोलो और बड़ा ऊ बोलो, ऐसे ही फिर आप ए और ए, ओ और ओ बोलो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। तो इनकी प्रकार जो आपके सामने है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरह के ये आपको विशेषकर माने जाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दीर्घ स्वर जो है उसके प्रकार बताइए, तो आपको ये लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, हर चीज़ मैं डिटेल में आपको बताता चलूँगा, इसको बस आपको समझना है, समझते हुए जाना है, आपको घबराना नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। भाषा अर्जन के कोई सिद्धांत लिखिए। देखिए, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो आप कोई भी केवल सिद्धांत लिखेंगे। जैसे भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है कि यह सिद्धांत मुख्यतः किसने दिया था? चामस्की का दिया हुआ है। उसके अनुसार जो है, यानी कि चामस्की के अनुसार जो है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण, यानी कि सीखने के द्वारा भाषा नियम जान करके धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द जो है इसमें मिस्टेक है, तो आप शब्द लिख देंगे। उसके अलावा जो इसके सिद्धांतों की बात करें, भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया इस पैराग्राफ से, इस छोटे से पैराग्राफ से। इसके सिद्धांत जो हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो इसमें जो है भाषा अर्जन का सिद्धांत पहला होता है। दूसरा जो है आपका जो है रुचि जागृत करने का सिद्धांत, इसके बारे में विश्लेषण। अगर ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा तो आपको ये सारे डिटेल लिखने होंगे, अगर ये क्वेश्चन छोटा बनेगा तो केवल आपको सिद्धांतों के नाम लिखने होंगे, जो कि हमने आपको अलग से हाईलाइट कर रखे हैं। इसमें प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है, साथ ही साथ क्रिया द्वारा सीखने, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ अनुबंध का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया जाता है, अनुकरण का सिद्धांत भी इसमें शामिल होता है, और जीवन समन्वय, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से जो आपको जितने भी सिद्धांत हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें से एक आधा सिद्धांत अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा टेंशन मत लेना कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप एक आधा सिद्धांत जो है कम लिखते हैं तो भी। लेकिन सिद्धांतों को लिखना आवश्यक है। मुख्य जो लाइनें होती है ना, मैंने बताया था हमेशा आपको कि जो आपकी मेन हेडलाइन होती है ना, जो ऐसे ये मेन हेडलाइन है, ये सही होना चाहिए। इसके आगे की कहानी आप क्या लिखते हैं, इस पे जो है अध्यापक बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं होता है, उसके पास समय नहीं होता है, उसको हर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। और आज के ज़माने में आप जानते हो, आप भी ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आप किसी न किसी माध्यम से पैसा कमाना चाहते हो, इसीलिए शिक्षा ग्रहण आप कर रहे हो।
तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यापक के पास में इतना समय नहीं होता है। अगर उसके पास समय होगा, अगर आपके सारे वर्ड्स को पढ़ेगा, तो आपका रिजल्ट तो कम से कम 1 साल ले लेगा। 1 साल के बाद ही आपका रिजल्ट जो है आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अध्यापक जो है मुख्य बिंदुओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है? जो भी आपका कॉपी चेकर है, वो हमेशा मुख्य बिंदु देखता है आपका। विविधता का सिद्धांत जो है इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है भाषा के 4 मौखिक कौशल क्या हैं। यहाँ पे देखो इसने बोल दिया है कि 4 मौखिक प्रमुख या मौखिक कौशल क्या हैं। इसको हम मौखिक कौशल भी बोलते हैं या प्रमुख कौशल भी बोलते हैं। तो देखो, भाषा के जो 4 प्रमुख कौशल हैं, इसमें श्रवण कौशल, मौखिक या अभिव्यक्ति का कौशल जिसको मौखिक कौशल बोला जाता है, पठन कौशल जिसको वाचन कौशल या वाचित कौशल भी बोला जाता है, और साथ ही साथ लेखन कौशल यानी जिसको राइटिंग स्किल भी बोला जाता है। तो ये LSRW के नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है LSRW। यानी कि यहाँ पे पहला आता है लिसनिंग, दूसरा आता है स्पीकिंग, तीसरा आता है आपका रीडिंग और चौथा आता है राइटिंग। ठीक है? तो ये 4 स्किल्स हैं। भाषा के प्रमुख जो है कौशल्स कौन से हैं? 4 ही हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा क्योंकि इसके ऊपर बड़ा भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इन 4 कौशलों को अच्छे तरीके से आपको समझना भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा कौशल से क्या तात्पर्य है। तो आप तात्पर्य जब बताएंगे तो आप चाहें तो इन सभी पॉइंटों को लिख करके भी तात्पर्य समझा सकते हैं। तो उससे एग्जामिनर क्या होगा, आपकी दक्षता को, आपके लिखने के गुण को समझ जाएगा कि बच्चे को तो यार सारा पता है। और जब बच्चे की स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन सही होते हैं ना, तो एग्जामिनर जो आगे क्वेश्चन पढ़ने की दिक्कत नहीं करता है। एक खास बात एग्जामिनर में ये भी होती है। ठीक है? कि जब हमें पता है कि बच्चा जो है पहले 4-5 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से लिख रहा है, इसका मतलब वो आगे के क्वेश्चंस भी कैसा लिखेगा? अच्छा ही लिखेगा। भले उसने क्या लिखा हो, उसमें गाना लिख दिया हो। मैं एक बात कह रहा हूँ, गाना मत लिख देना, लेकिन मानते हैं एक अभिभावना है। हमारा तात्पर्य, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सटीक तरीके से लिखें, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस आपको बेहतरीन आते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले डालें ऊपर की तरफ। ठीक है? चाहे आप नीचे स्टार्ट करें, चाहे ऊपर से स्टार्ट करें, चाहे बीच से स्टार्ट करें, लेकिन क्वेश्चनों को करने का तरीका आपका एकदम सटीक होना चाहिए। जब सटीक तरीके से लिखोगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल भी काटे नहीं जाएंगे, वो आराम से क्या हो जाएंगे, सही मार्क्स दिए जाएंगे उसमें, और पूर्ण मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक को काउंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है आपको। तो भाषा कौशल से क्या तात्पर्य होता है? तो भाषा कौशल से तात्पर्य भाषा प्रयोग की योग्यता या सामर्थ्य से होता है। ठीक है? अतः किसी भाषा को व्यक्त करने या समझने के ऐसे कौशल जिसमें अगर हम दक्षता हासिल कर ले, तो हम उस भाषा में भी दक्षता हासिल कर पाते हैं, उसे ही जो है हम भाषा कौशल कहते हैं। मतलब किसी एक भाषा में जो है निपुण होना जो है भाषा कौशल कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके आगे जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भाषा की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो कभी ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की 2 आवश्यकताएं लिखिए, या फिर भाषा के 2 महत्व बताइए। तो इस तरह से भी पूछा जाता है। तो आप भाषा के आवश्यकता एवं महत्व पे प्रकाश डाल सकते हैं निम्न बिंदुओं से। यहाँ पे बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, आप जो भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं उतने ही बिंदु याद करें। मैं तो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आपसे संपूर्ण सॉल्यूशन याद नहीं होता तो आपको जो है जितने सॉल्यूशंस याद होते हैं उतने आपको लिखने हैं। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सच में अच्छा नंबर चाहते हैं तो राइटिंग सीखिए। ठीक है? रिटन वर्क करना आपको सीखना होगा। अगर आप रिटन वर्क नहीं करते, यानी कि आपने देखा ये वीडियो, आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है इन पॉइंटों के माध्यम से। अब आपने क्या करा कि इन पॉइंटों को पढ़ लिया। इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद क्या होगा, आप थोड़े समय तक तो इस पॉइंटों को याद रख पाएंगे, उसके बाद आप इनमें मतलब आपके मिस्टेक की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अगला क्वेश्चन बढ़ता जाएगा पिछला क्वेश्चन आप भूलते जाएंगे। तो इसका सबसे साधारण तरीका है रिटन वर्क। यानी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, भाषा की आवश्यकता और महत्व समझाइए। या तो आवश्यकता पूछे या फिर महत्व पूछे। भाषा की आवश्यकता पूछे या महत्व पूछे। बड़े क्वेश्चनों में पूछेगा तो ये सारे पॉइंट लिख देना है। या तो आवश्यकता पूछे या महत्व पूछे, तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं। तो इनको जो है अपने कॉपी में, जो आप रिटन वर्क करते हैं, जहां पे आप अपने कॉपी बना रखी होगी, तो उस कॉपी में लिखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप रिटर्न वर्क करेंगे, यानी जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी पावर जो है, मेमोरी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको सब कुछ याद रहेगा।
और याद करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रिटन वर्क ज़्यादा कीजिए। अगर आप केवल थ्योरी को समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो रिटन करना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस आपने देखे, इसके पॉइंट्स भी आपने देखे, एक बार पढ़ भी लिया, आपको याद भी हो गए, लेकिन ये याद किया हुआ कुछ ही समय तक रहेगा। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं, साथ साथ इस आंसर्स को लिखते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके अंदर जितना आपने पढ़ा था, यानी कि जो पढ़ के आपने याद किया था, अगर आपने लिख करके याद किया है तो वहां पे फायदा होता है 3x, 3 गुना फायदा होता है। यानी कि आपने जितना पढ़ा था उसका 3 गुना प्रभाव आपको लिखने के बाद में दिखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लिखें या ना लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंटों में से आप 5, 6, 7, 8, अगर 10 पॉइंट लिखते हैं ना, तो अगर आप लिख करके देखते हैं तो आपको 7, 8 पॉइंट आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अगला जो है, त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो त्रिभाषा सूत्र मतलब कि 3 भाषाओं का जो है समूह जो है वो त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। 3 भाषाओं का सूत्र जो है वो क्या कहलाता है? त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो क्षेत्रीय मातृभाषा पहला सम्मिलित किया गया है, दूसरा जो है राष्ट्रीय भाषा को सम्मिलित किया गया है, और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सम्मिलित किया गया है। इन्हीं तीनों भाषाओं के सम्मिलित रूप को जो है हम त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। बाकी इसके एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में उल्लेख क्या है, आपको बताना है। क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में जो है निर्णय दिया था। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद जो है 343 से 351 तक जो है इसमें राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। यानी कि आपकी जो राजभाषा है वो अनुच्छेद जो है आपका 343 यानी 343 से लेकर 351 तक चलता है। इसके बीच में बहुत सारे प्रावधान हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जाएगा 343 के लिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कभी कभी इसमें एमसीक्यू बनाता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। पहले ये भाषाएं जो थी केवल मात्र 14 थी। ठीक है, ये 22 ना होकर के 14 थी। फिर क्या हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन में जो है 8 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें जो है 21वां संशोधन, 71वां और 92वां संशोधन जो है शामिल है। इनमें जो है इन 8 भाषाओं को इस 14 भाषाओं में जोड़ा गया और ये कुल मिलाकर के जो है 22 हो गई थी। क्लियर हुआ आपको? तो ये ध्यान रखना है कि इसमें एमसीक्यू बहुत तगड़े बनते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन के आंसर याद है तो एमसीक्यू चाहे कैसा भी आए, लल्लन टॉप हो जाओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसके हम 343 की बात करते हैं। तो 343 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो इसमें 3 चीजें प्रमुख है। पहला, अनुच्छेद 343 क्या कहता है? देश की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी और अंकों का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लिखते हैं हिंदी में 1 इस तरह से, किस 9 की तरह, 2 जो है इस तरह से, 2 इस तरह से लिखते हैं, 3 की पूंछ बना देते हैं, 4 पता नहीं मेरे को याद नहीं है, 5 जो 4 शायद 8 की तरह, आधा 8 की तरह लिखते हैं ना, ऐसा कुछ 4 लिखते हैं और फिर 5 वाई की तरह लिखते हैं। तो ये भाषा इसमें नहीं शामिल की गई है। यानी कि अंकों का रूप कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा, जिसको आप समझते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो अंकों का रूप है ये मान्य होगा, इसमें ये बताया गया था। संविधान लागू होने के बाद में 15 वर्षों तक जो है सरकारी जो भी कामकाज थे उनके लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग जो है इसमें शामिल किया गया था। और संसद को कानून बनाने की शक्ति भी प्रस्तावित की गई थी अनुच्छेद 343 के तहत। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और जो बात मैं आपको और बताऊंगा उसको भी आपको समझना है। इसमें जो है ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका राजभाषा के संदर्भ में जो भारतीय संविधान का है ना ये अनुच्छेद, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे कि आपके जो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला था, तो वो सब हम बातें करेंगे और आगे चल करके उसको डिस्कस भी करने वाले हैं। एक एमसीक्यू और बनता है आपका कि जो आपका हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो इसको मिला था 14 सितंबर सन 1949 को। ध्यान रखिएगा ये डेट। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि
ये जो प्रस्तावित हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा जब मिला था तो 14 सितंबर को मिला था, इसलिए हर साल इसको मनाया जाता है। बाकी कौन से सन में मिला था तो ये सन आपको याद रखना है। अनुच्छेद की बातें मैंने आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है कभी कभी और इसमें छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो हम छोटे बड़े को एक सम्मिलित रूप से देखते हैं और इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, यानी कि बड़े छोटे मोटे और आड़े टेढ़े। यहाँ पे देखिए, भाषाई कौशल के प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन अगर बड़ा बनेगा तो आपसे बड़ा पूछा जाएगा, अन्यथा ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें कि आपका पूछेगा श्रवण कौशल क्या है। तो श्रवण कौशल क्या होती है, ये पहला कौशल होता है। ठीक है, इसमें श्रवण के माध्यम से जो है इसमें भाषा का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें सुनना मात्र ही केवल श्रवण कौशल नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें ध्यान पूर्वक सुन करके जो वक्ता जो बोलने वाला है उसके बातों को ग्रहण करने का क्रिया जो है श्रवण कौशल कहलाता है। इस तरह से सारे डेफिनेशन मैंने दिया है। अगर श्रवण कौशल के तत्व जो विकास के तत्व है, कभी कभी पूछेगा श्रवण कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है और विकसित करने का क्या माध्यम है, तो ये हम इसमें 4-5 पॉइंटें डाल देंगे। ज़्यादा पॉइंटों को आपको आवश्यकता नहीं है, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ इन्हीं पॉइंटों को आपको डालना है। कभी कभी पूछता है कि श्रवण में बाधाएं या श्रवण कौशल में बाधाएं कौन कौन सी उत्पन्न होती है, तो आप सारी बाधाएं बता सकते हैं। श्रवण कौशल में ये सारी बाधाएं हैं, इनमें ये सारे पॉइंटों को डाल सकते हैं। आसानी से समझ रहे हैं आप, आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पर मेरे को समझाने की जरूरत होगी मैं आपको रोक करके समझाता हुआ चलूंगा। इस तरह से आपका भाषा कौशल, जिसको हम भाषण कौशल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पूछता है कि भाषण कौशल क्या है। अगर पूरा पूछेगा, जैसे कि आपसे क्या पूछ रहा है ये, ध्यान रखिएगा, भाषाई कौशलों के प्रकारों को सविस्तार वर्णन करिए। तो भाषाई कौशल के प्रकारों में जो है श्रवण कौशल भी आएगा, तो केवल आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है कि श्रवण कौशल क्या होता है। इसी में आपको बताना है कि भाषा कौशल क्या होता है। इसी तरह से जो है आप बताएंगे कि पठन कौशल क्या होता है, तो लिखित कौशल क्या होता है। ये सारे के सारे चीजें इसमें आएगा, लेखन कौशल भी। लेकिन हम जो है सभी चीजों को इसमें डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, ताकि एक भी चीज हमारे से छूटे ना। कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, हम उठा के पटक देंगे। तो भाषा कौशल क्या होता है उसके बारे में हम जो है यहाँ पे अपने कुछ आशय प्रकट कर सकते हैं, कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। हमारे को थ्योरी नहीं लिखनी है, हमको पॉइंट याद करने, पॉइंट याद करना आसान होता है। ठीक है, थ्योरी में हम भूल सकते हैं लेकिन पॉइंटों को हम भूल नहीं सकते हैं। पॉइंट एक आधा कम होता है तो भी हमारी थ्योरी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो भाषा कौशल क्या होता है ये बता सकते हैं। भाषा कौशल को कैसे विकसित किया जाए या उसके विकास के क्या तत्व हैं ये हम बता सकते हैं। तो निरंतर अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें गीत है, आपका भाषण स्पर्धा, यानी कि जो हम वाद विवाद प्रतियोगिता रखते हैं वो हो जाएगा, अंताक्षरी हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। भाषा कौशल के विकास के लिए जो है वर्णों के उच्चारण का स्थानों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सारे पॉइंटों को हम जो है इसमें लिखेंगे जब विकास के तत्वों की बात करेगा, अगर अलग से क्वेश्चन पूछता है तो। भाषा कौशल की बाधाएं क्या हो सकती हैं, तो इसमें केवल मात्र 2 बाधाएं हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पठन कौशल के बारे में पूछता है कि पठन कौशल क्या होता है, तो पठन कौशल के बारे में हम 4-5 पॉइंटें लिख देंगे। ठीक है, और पठन कौशल में जो है इसमें 2 मुद्राएं होती हैं या 2 कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। पहला जो है मुद्रा और दूसरी है शैली, यानी कि पठन की शैली कैसी है और पठन की जो है मुद्रा कैसी है। तो इन दोनों का तात्पर्य आपसे कभी पूछ सकता है अलग अलग से, तो इनको भी आप बता सकते हैं। पठन कौशल का उद्देश्य पूछेगा कभी कभी आपसे, तो उद्देश्य भी आप आराम से बता सकते हैं, ये सारे उद्देश्य हैं। लेखन या लिखना कौशल क्या होता है, क्योंकि आपके 4 ही कौशल है जो कि मैंने बताया था कि हम डिस्क्राइब करेंगे, तो यहाँ पे नीचे हम डिस्क्राइब कर ही रहे हैं। लेखन या लिखना कौशल क्या है इसके बारे में हम समझा सकते हैं। तो भैया ये सारे के सारे आपके लेखन कौशल में शामिल होते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो इसके 4 उद्देश्य हैं, मेन जो है 4 उद्देश्य हैं, मेन मैंने उद्देश्य लिखे हैं यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाली लिपि का नाम। अभी अभी हमने पढ़ा था, तो आपको सबको पता होगा कि देवनागरी लिपि जो है इसमें नागरी लिपि का सॉरी नागरी नहीं, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बोली विकसित होकर के स्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेती है, तो कैसी ग्रहण कर लेती है स्वाभाविक रूप में, भाषा। ठीक है, बोली जो है विकसित होकर के स्वाभाविक रूप किसका ग्रहण करती है, भाषा का रूप ग्रहण करती है। पठन का अर्थ क्या है, तो पठन का जो अर्थ है वो सस्वर पठन भी है, यानी कि सस्वर वाचन भी है और मौन वाचन भी है, दोनों ही आते हैं। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। इसके बाद जो है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, तो उपयुक्त प्रणाली आपको बतानी है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक मतलब छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों का मतलब हो गया वो गीत और अभिनय प्रणाली से जो है सीख सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट या उपयुक्त प्रणाली इसमें मानी जाएगी।
रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो रचना के आधार पर जो है शब्द जो है 3 प्रकार के भागों में बांटे गए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भाषा क्या है? भाषा के स्वरूप की व्याख्या करनी है आपको। सबसे पहले तो भाषा का अर्थ क्या है ये आपको समझा देना है। इस टिप्पणी के माध्यम से आप भाषा का अर्थ समझा सकते हैं। इसके स्वरूप की बात करें तो इसके स्वरूप जो है उसमें स्वरूप की व्याख्यान की बात आती है, तो बड़े क्वेश्चन में आता है तो आप व्याख्या करेंगे, अन्यथा अगर छोटे क्वेश्चन में आता है तो केवल इनके स्वरूप के नाम लिख देंगे। तो इसमें जो है क पार्ट है, ख पार्ट है, इसके बाद जो है ग है, घ है और अंग है। ये 5 पार्ट आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो भाषा की प्रकृति अलग है, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं। इसके अलावा जो है भाषा की विशेषताएं पूछेगा तो भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप इन विशेषताओं को जो है यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके भाषा की विशेषताओं में शामिल कर लोगे। भाषा कैसे निर्मित होती है? कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो भाषा कैसे निर्मित होती है, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। पशु और मानव के बीच क्या अंतर है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। भाषा की 2 परिभाषाएं लिखनी है, तो भाषा की मैंने यहाँ पे 4 परिभाषाएं दी हैं, जिसके अनुसार आपको अच्छा लगता है उनको याद करिएगा। कम से कम 2 तो कैसे भी याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि ये छोटे छोटे हैं, आप सारे के सारे याद कर लीजिए। भाषा का मानकीकरण क्या होता है? तो भाषा का मानकीकरण के ऊपर जो है छोटा सा पैराग्राफ आता है और छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। मानक भाषा और अमानक भाषा में अंतर पूछता है, तो मानक भाषा में क्या है, ये 5 पॉइंट आप शामिल कर लेंगे, और अमानक में पूछेगा तो इसमें भी आपको ये 4-5 पॉइंट जो है शामिल कर लेने हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, श्रवण कौशल कैसा होता है? तो सोदृश्य प्रक्रिया होती है ये, खालिस्तान में कभी कभी पूछा जाता है। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं? तो इसमें केवल एक शक्ति जो है समाहित होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। मालवी भाषा का क्षेत्र जो है आपको बताना है, तो इसका क्षेत्र जो है उज्जैन है। उसके अलावा जो है हिंदी भाषा का विकास खालिस्तान भाषा से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? तो आप सब सोचेंगे यार इससे हुआ होगा, इससे हुआ होगा, राजस्थानी भाषा से हुआ है। क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की हैं? तो क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं 14 प्रकार की हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर जो भाषाओं को शामिल किया गया है वो टोटल मिलाकर कितनी है? तो यहाँ पर है हमारे 12। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 12 नहीं, गलत हो जाएगा, 12 नहीं होगा आपका। क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो क्षेत्रीय भाषाएं जो है यहाँ पर मिस्टेक है। क्षेत्रीय भाषाएं जो है ये 12 प्रकार की होती हैं। क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं ये 12 प्रकार की होती हैं। वीडियो स्किप मत करना, कहीं मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट कराऊंगा। और जो आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं जो कहलाती हैं, उनमें कितनी भाषाओं को शामिल किया है? इसमें 14 को किया गया है। तो यहाँ पे 14 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ था? तो संस्कृत को जो है आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो मिला था ये सन था सन 2005। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई थी? तो मैंने आपको बताया था अभी अभी स्टार्टिंग में, आपने पढ़ लिया होगा कि अनुच्छेद जो है 343 और 347 के अनुसार इसका जो मेन है वो 343 है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र धड़कन को ही परिचालित नहीं करता, बल्कि राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी देशों दिशाओं में प्रसारित करता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है, या सस्वर वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है? तो आपको देखो, अगर सस्वर वाचन पूछे तो आपको ये सारे पॉइंटों को सस्वर वाले लिख देने हैं। ठीक है, अगर आपसे मौन पूछे तो मौन वाचन के ये सारे पॉइंटों लिख देने हैं। अगर अंतर पूछे तो आमने सामने लिख देना है। तो आपको दोनों आंसर्स मैंने बता दी है कि सस्वर पूछे तो आपको बता सकते हैं, और मौन पूछे तो आपको बता सकते हैं। पठन के प्रकार कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें जो है आपका कौन कौन से, तो 2 ही पठन आते हैं। ठीक है, इसमें जो है पाठकों की संख्या के आधार पर जो है आपका व्यक्तिगत पठन आता है, और दूसरा जो है सामूहिक पठन आता है। किसके? संख्या के आधार पर।
और अभिव्यक्ति के आधार पर जो है इसमें स्वस्वर पाठन आता है और मौन पठन आता है। तो ये सारे के सारे हैं। इसमें फिर स्वस्वर भी है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, इनको आप याद करना चाहें तो ठीक है। मौन पठन में भी 3 पार्ट होते हैं, अगर आप इनको याद करना चाहें तो ठीक है। बाकी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी प्रकृति है। या तो प्रकृति पूछे या विशेषता पूछे, ये सारे लिख सकते हैं आप। तो इन सभी चीज़ों को आपको आसानी से लिख देना है, बढ़िया तरीके से लिख देना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उनको याद करिएगा। सारे पॉइंट्स आसान दिए हैं मैंने। भाषा शिक्षण का महत्व तो क्या है? तो भाषा शिक्षण के सारे महत्व हैं जिनको आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया ये महत्व हैं। ठीक है, बहुत सारे महत्व जो है मैंने यहाँ पे दिया है। इसमें जो है बालकों के स्वांगीण विकास में सहायक होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसी में? क्योंकि यहाँ पे भाषा के शिक्षण महत्व में जो है ये चारित्रिक विकास करती है, नैतिक विकास करती है, शारीरिक है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक। इसके बाद में भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है ये प्राथमिक स्तर पे पूछ सकता है, जूनियर स्तर पे पूछा गया है, दोनों में पूछेगा तो भी आपको जो है यही लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो इसमें हम 10 पॉइंट लिख देंगे। तो ये 10 पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। अगर आपसे ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है माध्यमिक या उच्च स्तर पे पूछता है, माध्यमिक या उच्च स्तर पे पूछता है, क्योंकि अलग अलग पूछेगा, दोनों को एक साथ कभी नहीं पूछेगा, तो अलग अलग ही पूछेगा, तो आप जो है इन पॉइंटों को शामिल करेंगे। इसमें भी 10 ही पॉइंट शामिल करे गए हैं, तो इन सभी को आपको शामिल कर देना है। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान लिखने हैं। तो इसमें जो है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बहुत सारे हैं, इनको आप जो है इनमें से बहुत सारे को डिस्क्राइब करना होगा तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े कि ये ज़्यादा अंक दे रहा है तब आपको डिस्क्राइब करना है, नहीं तो इसके नाम लिख दोगे तो आपको 3 अंक आराम से प्राप्त हो जाएंगे। 3 अंक का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको केवल नाम लिखने होंगे। मूल्यांकन उपागम को किसने दिया था? तो बीएस ब्लूम ने दिया था। श्रव्य सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण आपको बताने हैं। तो यानी कि श्रव्य मतलब सुनने की, तो रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन जो है, ये सारे के सारे सुनने की सामग्रियां हैं। दृश्य सहायक सामग्री के बारे में पूछेगा, तो इसमें श्यामपट है जो कि आपका ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है जो कि आजकल जो है नया चला है, और मानचित्र है। और इसमें श्रव्य दृश्य दोनों एक साथ पूछ ले तो आप इसमें जो है कंप्यूटर को, टेलीविजन को और दूरदर्शन को, तीनों को शामिल कर लेंगे। सहायक सामग्री के जो है 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो 2 ही उद्देश्य आपको लिखने हैं जब पूछेगा। पाठ योजना की परिभाषा पूछ सकता है, इकाई योजना की परिभाषा पूछ सकता है, या पाठ योजना कैसे हम तैयार करें या इकाई योजना हम कैसे तैयार करें, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, 801, 2, 3, 4, 5 में पूछे जाते हैं। अशुद्ध उच्चारण के 2 कारण क्या हो सकते हैं? तो इसमें आपका बोली का प्रभाव है और उच्चारण अंगों में दोष है। यानी कि आप जिस चीज़ से बोल रहे हैं, आपकी जीवा खराब है, आपका मुंह खराब है, या जो भी चीज़ है आप उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यही 2 मेन जो है 2 ही कारण हैं। बाकी इसके ऊपर और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको 2 ही कारण जो है बताने हैं। वर्तनी संबंधित त्रुटियों का क्या कारण होता है? तो इसमें अशुद्ध उच्चारण होता है और दूसरी भाषा का प्रभाव जो है वो भी शामिल होता है। नेक्स्ट जो है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे बच्चों में श्रवण कौशल को विकसित करने की कुछ विधियों के नाम बताने हैं। तो सस्वर वाचन है, कहानी कथन की विधि है, भाषण विधि है और नाटक का जो है मंचन है। तो ये बच्चों में जो है क्या करता है? श्रवण कौशल का विकास करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में मौखिक कौशल को विकसित करने की कुछ विधियों का नाम लिखने हैं। तो मौखिक कौशल का विकास जो है हम कैसे कर सकते हैं? वार्तालाप यानी बात करके, वाद विवाद यानी क्वेश्चन पूछ करके उसके आंसर्स दे करके, चित्र वर्णन करके और नाटक मंचन द्वारा। इसके बाद में सस्वर वाचन का जो है प्रकार आप बता सकते हैं। तो इसमें 2 ही प्रकार हैं, आपका व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। लिखने की शिक्षा पढ़ना सिखाने से पहले दी जानी चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी का है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो अब जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसके बाद में हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है वर्तमान में 12 स्वर हैं, पहले ये 11 थे। उसके बाद जो है आपका मातृभाषा किसे कहते हैं? इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी कभी राजभाषा के ऊपर क्वेश्चन बना देता है, कभी राष्ट्रभाषा के ऊपर क्वेश्चन बनाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। कभी कभी पूछता है बोली किसे कहते हैं, और क्षेत्रीय भाषा के बारे में हमेशा पूछता है। उसके बाद में भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा जो है पहले 2 प्रकार की होती थी, अभी हम 3 प्रकार लेकर के चलते हैं। पहले हम बोलते थे मौखिक और लिखित, यानी कि हम मुंह से बोल करके जो भाषा बोलते हैं, एक तो उस प्रकार का होता था, और एक होता था लिखित जिसको हम लिख करके प्रकट करते थे। लेकिन अब जो तीसरा शामिल किया गया है वो है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब हो गया जिसको देख करके आप समझ जाएं, जैसे कि गूंगा होगा व्यक्ति वो आपको इशारों से समझाएगा। और दूसरा अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहें तो सिग्नल जो लाइट होती हैं वो सांकेतिक होती हैं। जैसे कि रेड होगा तो आपको स्टॉप करना है, येलो होगा तो आपको रेडी हो जाना है, ग्रीन होगा तो आपको चले जाना है।
तो इस तरह से ये सांकेतिक भाषाएं हैं, जो इसको हम बोलते हैं संकेतों के माध्यम से समझना। इसके बाद में लास्ट जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से जो हम देखने वाले हैं इस प्रश्न पत्र का, इसमें आता है प्रयोगशाला विधि जो है क्या है, इसके बारे में कभी कभी पूछता है, तो इसके बारे में विस्तार से भी पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो यहाँ पर जो हम बता सकते हैं, ये डिजिटल जो है माध्यम होता है, जो जो विद्यार्थी हैं उनको प्रयोग के माध्यम से सिखाता है, मतलब उसमें छात्रों को जो भाषाई चीज़ है वो यहाँ पे प्रयोग के माध्यम से सिखाई जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं जो कि आजकल डिजिटल ज़माने में उपलब्ध हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको ज़रूर देखना है। जितने भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप देखें, या 2022 के देखें, 2023 के देखें, 2021 के देखें, 2020 के देखें, या 2019 के देखें, ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर जरूर करना है एक बार, अगर आप बेहतरीन रिजल्ट में 100% चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को देखें। बाकी प्लेलिस्ट जो है मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर अभी स्क्रीन पे आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी आप लिंक आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। अगला वीडियो जो है आपका नेक्स्ट डे आएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए, और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि रिटर्न वर्क करिए। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं वीडियो के माध्यम से, उसको लिखना सीखिए और लिख करके अभ्यास कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।